के शासनकाल में महाकुंभ। एपिसोड 5। जब 144 साल पहले सन 1882 ईस्वी यानी 1882 में महाकुंभ का आयोजन प्रयाग में हुआ था, तब पूरे भारत से 10 लाख लोग महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे थे। यह उस समय की कुल आबादी का 0.6% था, यानी 0.6% था। रिकॉर्ड किए गए डॉक्यूमेंट के अनुसार उस समय देश की कुल आबादी करीब 25 करोड़ की थी। वहीं इस साल 2025 में हो रहे महाकुंभ में 1882 की तुलना में करीब 30% यानी 30% से अधिक हिंदू आबादी पहुंचने का अनुमान है, और इस अनुमान के अनुसार लगभग यह संख्या करीब 60 करोड़ से भी अधिक होगी, यह अनुमान लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस महाकुंभ से सरकार को आर्थिक क्षेत्र में भी विभिन्न प्रक्रिया के माध्यम से अधिक आमदनी होने की उम्मीद है। हालांकि दोस्तों, भाइयों बहनों, अंग्रेजों के जमाने में कुंभ मेला बिल्कुल अलग हुआ करता था। यह मेला ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में एक राजस्व स्रोत के रूप में, यानी रेवेन्यू सोर्सेस के रूप में राष्ट्रवाद का केंद्र और क्रांति का आधार बना हुआ था। ब्रिटिशों के राजस्व स्रोत के अनुसार यह ज्ञात होता है कि 19वीं सदी में, यानी 19th सेंचुरी में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रयागराज पर कब्जा किया, तो उनको इस शहर के विषय में एक अहम बात समझ में आ गई। हर 12वें साल में आयोजित होने वाले इस कुंभ मेले से उनको बहुत सारा राजस्व मिल सकता है, यानी राजस्व स्रोत मिल सकता है। उनको कुंभ मेले और हमारे धार्मिक महत्व से कोई खास मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए इसमें लगे हुए थे, एक बिजनेस के रूप में इस मेले को देख रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत इस मेले में आने वाले हर व्यक्ति से 1 रुपए का टैक्स लिया करता था, और यह कुंभ मेले का टैक्स उनकी आमदनी थी, जिसे हर भक्तजन मेले में आकर पवित्र संगम में स्नान करने हेतु दिया करते थे। गैरतलब है कि तब के समय में 1 रुपया बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी, क्योंकि उस समय औसत भारतीयों की मजदूरी 10 रुपए से भी कम हुआ करती थी। उदाहरण के तौर पर एक दर्जी को महज 8 रुपए महीने भर काम करने पर मिला करता था, और एक स्वीपर या वेटर को 4 रुपए ही महीना भर में मिलता था। परंतु कुंभ का टैक्स सिर्फ 1 ही रुपया था, जो सभी भारतवासी धार्मिक आस्था के रूप में कुंभ मेले के नाम पर खुशी खुशी दे पाते थे, अपने धार्मिक आस्था के रूप में दे देते थे। और यही नीति ब्रिटिशों द्वारा भारतवासियों के शोषण का एक नायाब तरीका था। ब्रिटिश महिला फेनी पार्क, जिन्होंने भारत में लगभग 24 वर्षों तक बिताए थे, उन्होंने इस कुंभ टैक्स और स्थानीय व्यापारियों पर इसके प्रभाव के बारे में लिखा था कि जहां कुंभ मेले में आने वाले भक्तों से टैक्स लिया जाता है, वहीं उसके साथ ही कुंभ में व्यापार करने वालों से भी टैक्स वसूला जाता है। उदाहरण के रूप में कुंभ मेले में कई श्रद्धालु अपने बालों का मुंडन करवाते थे, यानी अपने बाल को मुड़वाते थे, जिससे नाइयों का व्यापार काफी बेहतर चलता था, और उनको भी उनके व्यापार स्थापित करने के लिए टैक्स देना पड़ता था। सन 1870 ईस्वी यानी 1870 में ब्रिटिशों ने 3000 नाई केंद्र स्थापित किए थे, और उनसे लगभग 42,000 रुपए उस जमाने में वहां आए थे। इस राशि का लगभग 1/4 हिस्सा नाइयों से लिया गया था, जहां प्रत्येक नाई को 4 रुपए टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार उन दिनों स्थानीय लोगों की नाराजगी बढ़ने लगी, जिसका कारण
सिर्फ यही था कि कुंभ मेले की बढ़ती वसूली ने स्थानीय समुदाय को नाराज कर दिया था। कुंभ मेले में खासकर प्रयागवासी ब्राह्मणों को इसके लिए काफी नाराजगी थी। ये ब्राह्मण लोग श्रद्धालुओं को मेले में मार्गदर्शन किया करते थे और जिसके एवज में उन्हें भारी मात्रा में दक्षिणा भी मिलते थे। लेकिन कुंभ मेले में टैक्स की प्रथा उनकी कमाई में कटौती करने लगी थी। साथ ही उस समय कई ईसाई मिशनरी के लोग भी प्रयागराज में आकर हिंदू भक्तों को गाहे बगाहे धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया करते थे, जिससे स्थानीय लोगों की नाराजगी और भी बढ़ गई थी। इन्हीं चीजों को देखते हुए सन 1857 यानी 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रयाग वालों ने क्रांतिकारियों का समर्थन किया। हालांकि वे लोग खुद युद्ध में भाग नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने क्रांतिकारियों को शरण दिया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। इस प्रकार कुंभ मेला भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया। दोस्तों, अब कुंभ मेले में महात्मा गांधी जी के बारे में बात करते हैं। 20वीं सदी में भी यानी 20th सेंचुरी में भी कुंभ मेला राष्ट्रवादियों का एक प्रमुख केंद्र बना और सन 1918 यानी 1918 में महात्मा गांधी जी ने कुंभ मेले में पहुंचकर गंगा में स्नान किया। अंग्रेजी हुकूमत को इससे काफी चिंता हुई थी और उन्होंने गांधी जी की निगरानी के लिए खुफिया रिपोर्ट भी तैयार किया और तब जाकर 1942 के कुंभ में यानी 1942 के कुंभ मेले में ब्रिटिश सरकार ने तीर्थ यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अधिकाधिक रूप से अंग्रेजों का कहना यह था कि भारतवासी जापानी हमले से बचने के लिए वहां जा रहे हैं, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि यह कदम भारत छोड़ो आंदोलन की बढ़ती हुई ताकतों का कारण था। यूं तो प्रयागराज में कुंभ मेले का महत्व प्राचीन ही है, लेकिन इसका पहला आधिकारिक आयोजन सन 1870 ईस्वी में यानी 1870 में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किया गया था। NWP के सचिव AR रेड के आदेश पर यह मेला आयोजित हुआ था, यानी उस समय नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के सचिव JR रेड ने इस मेले का सफल आयोजन करने का आदेश दिया था, तो उसका क्रियान्वयन तत्कालीन इलाहाबाद के कमिश्नर J सैमसन ने किया था। NWP के अंतर्गत आगरा, इलाहाबाद, अवध, बनारस और मेरठ भी शामिल थे, जिसके सचिव के अगुवाई में वर्ष 1870 यानी 1870 में पहला और 1882 में दूसरा कुंभ मेला आयोजित किया गया। 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होने वाले इन दोनों कुंभ मेले के बाद वर्ष 1894 यानी 1894 में तीसरा और वर्ष 1906 यानी 1906 में चौथा, वर्ष 1918 यानी 1918 में पांचवा और वर्ष 1930 यानी 1930 में छठवां मेला भी NWP के आधिकारिक आदेश से कराया गया था। इस प्रकार जब हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस दौर के 6 दशकों के बीच कुल 6 कुंभ मेला आयोजित हुआ। लेकिन वहीं जब वर्ष 1942 में कुंभ मेले का आयोजन हुआ, तब उसके लिए NWP की ओर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पूरे देश में, पूरे भारत देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन व्यापक रूप से हो रहा था। अंग्रेजों ने वर्ष 1942 यानी 1942 के कुंभ के मेले में प्रयागराज की ओर आने जाने वाले यात्रियों के रेल व बस की टिकटों के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उनको यह आशंका थी
कि कहीं कुंभ मेले का क्षेत्र क्रांति का स्थल न बन जाए। इसके बावजूद फिर भी भारी संख्या में तीर्थयात्री यानी भारतवासी और सनातन धर्म को मानने वाले लोग वहां पहुंचे थे। वहां पहुंचने वालों की कमी तब भी नहीं हुई थी। कुंभ मेला केवल आध्यात्मिक या सांस्कृतिक पर्व नहीं है, बल्कि भारत की आजादी में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 1857 यानी 1857 में मुक्ति मार्ग दिखाने वाले तीर्थ पुरोहित प्रयागवाल ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। वे सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई प्रयागराज पहुंची थी, तब प्रयागवाल राजपुरोहित थे। उन्हीं के घर पर उन्होंने शरण ली थी, जिस कारण से कुंभ पर्व का भी आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ाव हो गया। तो दोस्तों, यही आज की कहानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इसे शेयर करें। हमारे शोध के अनुसार अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। भारत माता की जय। जय भारत, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रेणु रना रना